ये एक बहुत घिनौनी साजिश है हमारे लोकतंत्र को और चुनावी प्रक्रिया को खारिज करने की, नागरिकों को वोट से ही वंचित रखने की। अगर इरादा सच्चा होता तो वक्त रहने पर यह कर दिया जाता। अब चुनाव जब सामने आए हैं और तभी ये इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन करवाना और नागरिकों को ये कहना कि आप सबूत पेश करो, वो एक गलत बात है। पर अगर चुनाव आयोग सचमुच में जो मतदाता सूची है उसमें सुधार करना चाहती है, उनको उनमें से त्रुटियां गलतियां निकालना चाहती है, तो एक रास्ता ये हो सकता है कि वो जो ग्राम सभाएं हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाले। ग्राम सभा मिलकर वहां उनके क्षेत्र में जो नागरिक हैं जो मत देने के लिए जिनको मत का अधिकार है, उनके बारे में मतदाता सूची को वेरीफाई करके उसको सर्टिफाई करके दें, तो उससे बेहतर मतदाता सूची का वेरिफिकेशन कोई नहीं होगा। चुनाव आयोग ने इस रास्ते से किया होता तो उनके ऊपर भी शक करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। पर अब चुनाव आयोग शक के घेरे में आ गया है कि अब भारत का चुनाव आयोग भारत का रहा है या भाजपा का हो गया है। इसको लेकर के लगातार कहा यह जा रहा है कि लोकसभा में क्यों नहीं कराया गया, जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं किसी के पास होंगे किसी के पास नहीं होंगे, इस तरीके से तमाम चीजों को कैसे यही सब चीज इस फैसले को शक के दायरे में ला देते हैं। मैं पिछले 8 दिनों से बिहार में घूम रहा हूं और हर सभा में हमने ये प्रश्न पूछा है, तो जानने में आया है कि लोगों के पास से सिर्फ फॉर्म लिए जा रहे हैं, एक भी उसके जो प्रमाणित करने वाले सबूत मांगे हैं चुनाव आयोग ने वो लिए नहीं जा रहे हैं, वो वेरीफाई नहीं किए जा रहे हैं, और वो फॉर्म देने का कोई रिसीट भी नहीं दिया जाता है। यानी नागरिकों के पास कोई सबूत नहीं रहेगा कि उन्होंने वो फॉर्म दिए हैं या नहीं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है और जिस तरह से ये किया जा रहा है, और फिर अजीत अंजुम साहब ने जो वो रिपोर्टिंग की जिसमें से उन्होंने ये देखा कि कितनी त्रुटियां हैं इस प्रोसेस में, तो इस सारे के चलते हमारा शक और भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग सामने आकर के क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जवाब देता है, कैसे नहीं, ये जरूरी है। चुनाव आयोग ने ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है, और पिछले कई सालों से अब देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा सीक्रेटिव होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा उनके कार्यशैली में ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही है। इस तरीके से लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले पटना के पारस अस्पताल जो कि मशहूर अस्पताल है, वहाँ देखा गया कि 5 लोग घुस करके एक शख्स को मार देते हैं, गोलियां चलती हैं। लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं? मोदी जी ने एक बार मुझे लगता है बिहार के लिए जंगल राज कहा था, लेकिन जो डबल इंजन सरकार उन्होंने बनाई है नीतीश कुमार साहब के साथ, तो उसमें लग रहा है कि अब बिहार में सही मायने में गुंडा राज आ गया हो, और डबल इंजन सरकार होने का बिहार को कोई फायदा हुआ हो ऐसा लगता नहीं है। जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं और एडीजी मुख्यालय कह रहे हैं कि बरसात में क्राइम नहीं होता है, बरसात से पहले देखिए जून जुलाई में जो है अपराध होते ही हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों? ये बहुत गलत स्टेटमेंट दिया गया है, ये हमारे किसानों का अपमान है, और एडिशनल एडीजी के दफ्तर से अगर ये स्टेटमेंट निकला है तो जो अफसर जिसका काम है क्राइम को रोकना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखना, वो अपनी नाकामयाबी का और निकम्मेपन को ढांकने के लिए बहाना बना रहा है। और सरकार कहती है, डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है, अब इस तरीके के अपराधों को रोका नहीं जा सकता है, कैसे देखते हैं सब चीजें? नहीं, ये ऑर्गेनाइज देखिए, अपराधों को रोकने की मंशा हो तो रोका जा सकता है, और अपराधियों को रोकने के लिए अपराधों को रोकना ये फर्ज सरकार का और पुलिस तंत्र का है। उसमें बहानेबाजी को कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर अफसर बहाना बनाता है उसका मतलब है कि वो
कामयाब नहीं है, वो केपेबल नहीं है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है बिहार दौरे पर हैं, कल भी बिहार आए थे, मोतिहारी आए थे, वहाँ उन्होंने कई सौगातें दी, बात को लेकर के कोई बयान नहीं दिए। बिहार में जो मौजूदा हालात हैं उनको लेकर के भी कुछ नहीं दिए, कैसे देखते हैं? फिर क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी को जुमले कसने की आदत है, लेकिन अब वो उनकी आदत के बारे में भी लोगों को जानकारी मिल गई है, तो क्या बोलेंगे? जब बिहार में उनकी ही सरकार पार्टनरशिप में है और बड़ी उन्होंने ये डींगे करी थी कि डबल इंजन सरकार से विकास डबल गति से होगा, और वो दुर्गति डबल गति से हुई है। जिस तरीके से लगातार वो आ रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है अब उस लायक नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में पड़ रहा है, विपक्ष का दौरा कर रहा है, कैसे देखते हैं? वो सही है। नीतीश जी को क्या हुआ है वो उसके बारे में भी कुछ जानकारी मिलती नहीं, अफवाहों का बाजार गर्म है। और देखिए, हमने ये समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी ने हमेशा सबसे बड़ा नुकसान अपने मित्र पक्षों का किया है, और मित्र पक्ष को खत्म करने की उनकी नीयत हमेशा रही है। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की, आखिर में कामयाब नहीं हुए तो तोड़ दिया। एनसीपी को भी तोड़ दिया उन्होंने। उसी तरह से हर स्टेट में जहां पर भी उन्होंने किसी लोकल पक्ष के साथ कोalition किया, तो उसमें उन्होंने उस पक्ष को खत्म किया। बिहार में अब जेडीयू की बारी है। इन दिनों लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो बिहार कैबिनेट है मिनिस्टर्स का, वो रोजगार देने में और नई नई मुहिमों को देने में लगा हुआ। क्या लगता है आपको, चुनावी ये सब दाव है? ये चुनावी दाव है। 20 साल से जिस मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया हो, 2 महीने में अगर करने लगे तो फिर ये पता ही चलता है कि वो चुनावी जुमले हैं, उसका कोई वास्तविक वो नहीं है, और वो उसमें सिंसियरिटी भी नहीं है। 100 यूनिट बिजली फ्री देने का उन्होंने ऐलान किया है। पहले कहते थे कि बिजली मुफ्त नहीं दी जा सकती, अब मुफ्त देते हैं, कैसे? पहले बिजली लगातार तो दे। इन 8 दिनों में मैंने कितनी दफा बिजली गई हो और जनरेटर पे चलता हो, या और गांवों में, स्पेशली गांवों में बिजली जाने का, और लोगों को मैंने देखा कि वो इतने आदी हो गए कि बिजली तो जाती है, आ जाएगी जब आना होगा। तो अब वो भी नहीं है कि अरे बिजली चली गई, ऐसा भी नहीं लगता। लोग सर्वसामान्य मानते हैं उसको। तो ये दिखाता है कि पहले बिजली उत्पन्न तो करें आप, पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पन्न करें ताकि 24 घंटे आप बिजली दे सके। उसके बाद मुफ्त बिजली का ऐलान करिए आप। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार नकलची सरकार है, हमारी मुहिमों के पीछे पीछे चल रही है, देख रही है, कैसे देखते हैं? ये कॉपी कैट होने ही वाला है सब जगह पे ये, क्योंकि अब इलेक्शंस में ये मुफ्त के जो तोहफे देने की प्रथा बन गई है, और सब लोग करते हैं वो। जरूरी ये है कि आप इन सब चीजों को इस तरह से बनाओ ताकि वो बेहतरीन तरीके से नागरिकों को मिले। मुफ्तखोरी की आदत मुझे नहीं लगता किसी ने भी डालनी चाहिए नागरिकों में। कुछ दिनों पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक मुखिया आपसे बदजुबानी कर रहे थे, तो क्या कुछ मामला था? हम जब तुर्कैया गए थे तो वहाँ पर एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक नीम का पेड़ है जहाँ अंग्रेज किसानों को बांध के मारते थे, और वहाँ बापू गए हुए थे। तो उस जगह पे जाने के लिए मुझे वहाँ के लोकल लोग ले गए थे, और तय ये हुआ था कि वहीं पर हमारी सभा भी होगी। तो वहाँ उस गांव के मुखिया आए थे जिन्होंने जिद करके हमें पंचायत के कार्यालय में आने को कहा और ले गए हमको वहाँ। वहाँ पर जब हमारे एक साथी विजय प्रताप सिंह जी ने अपना भाषण दिया, तो देखिए हम तो कहकर आए हैं इस दौरे पर कि हम चुनाव के लिए प्रचार करने आए हैं और हम महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे, ये सब हम कह के आए हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारे साथियों ने बदलाव क्यों होना चाहिए उसके बारे में एक तकरीर की, तो मुखिया भड़क गया और उसने फिर चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी और बदतमीजी पे उतर आए। वो तो मैंने उनको कहा कि भाई तमीज से आप बोलिए, शांति से बोलिए, तो फिर मेरा अपमान उन्होंने किया।
तो हमने सोचा और हमको कहा कि भाई हमारा ये पंचायत का हमारा दफ्तर है, आप निकल जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है, हम बाहर निकलते हैं। लेकिन वहाँ तुर्कुलिया के ही जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम आपको सुनना चाहते हैं, आप बोलिए। तो फिर हम पंचायत कार्यालय के बाहर हमने सभा की और वो बात की। तो देखिए, यही फितरत के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं कि विरोधी जो ओपिनियंस है उनको जाहिर करने से भी रोकने की जो ये नई फितरत हिंदुस्तान में आ गई है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लगातार बिहार दौरे पर हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, क्या लगता है आने वाले चुनाव को लेकर के क्या फीडबैक है, किस तरीके का माहौल है? देखिए, लोग त्रस्त है, लोग नाराज भी है, निराश भी है। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बदलाव के लक्षण दिख रहे हैं। लोगों के दिलों में एक बदलाव के लिए एक तमन्ना है, वो दिख रहा है स्पष्ट तरीके से। बदलाव जरूरी है, बदलाव होगा ऐसा लग रहा है, बदलाव होगा ऐसा जरूर लग रहा है।